बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट जब इंडक्टर में से पास करता है तो वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि जितने भी सर्किट्स हम पढ़ेंगे उनमें हमारा बेसिक जो हमारा एक एम होगा वो यही होगा कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखें कि क्या रिलेशन बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम आज का लेक्चर एक नजर बुक में अगर देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहां पर किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए थोड़ा सा मसला होता है। तो मैंने आप लोगों के सामने पहले ही हेडिंग्स लिख दी हैं। दूसरी बात यह है कि एसी थ्रू इंडक्टर में सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो इंडक्टर खुद है। इंडक्टर क्या होता है, आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों को इस तरह की एक चीज लगी हुई नजर आती है डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। इसे हम कहते हैं इंडक्टर। ये इंडक्टर अगर आप गौर से देखें ये किस तरह से बनता है, याद रखिएगा, हम एक कॉपर की थिक वायर लेते हैं। थिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा है। इस कॉपर की वायर को किसी भी मटेरियल के ऊपर हम वाउंड कर देते हैं और आप देखेंगे ये जो हमारे पास चीज बनी है जिसमें बहुत सी टर्न्स नजर आ रही हैं आपको, इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, या इसी को हम इंडक्टर भी कहते हैं। तो इंडक्टर क्या है, कॉपर की वायर से बना हुआ एक सोलेनॉइड है। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टर की डेफिनेशन लिख देते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। इट इज यूजुअली in the form of a solenoid wound from a copper, बल्कि thick copper wire। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगी। और मैंने जो आज कॉपर वायर आपको इमेजिन करवाई, वो कॉपर वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा था। ठीक कॉपर वायर इमेजिन की, और अगर एरिया ज्यादा है तो फिर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। यानी एक इंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इनफैक्ट इतनी कम होती है कि हम उसकी रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं कि उसमें कोई रेजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, it has very small resistance। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये है तो आर्टिकल बेसिकली चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड, लेकिन वहां आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर एक कॉइल में टर्न्स कम हो तो आप कहेंगे कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कम होती है, और अगर किसी कॉइल के अंदर टर्न्स ज्यादा हो, करीब करीब हो, तो फिर हम कहेंगे इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगी। और हम लोगों ने जो सोलेनॉइड इमेजिन किया उसमें बहुत सी टर्न्स थी, तो इसका मतलब हम जो इंडक्टर लेंगे उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो इट हैज वेरी लार्ज इंडक्टेंस। तो दो बातें हम लोगों ने सीखी हैं स्टूडेंट्स, और वो क्या कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम और इंडक्टेंस बहुत ज्यादा। इंडक्टेंस का सिंबल एल होता है, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 से पता है। अब स्टूडेंट्स, दूसरी दो बातें जो इंडक्टर के बारे में आप लोगों ने जाननी है वो क्या है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है बिल्कुल वैसे जैसे कैपेसिटर करता था, लेकिन कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता था वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता था, जबकि जो हमारे पास इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए इसके एक पिक्चर में आपको इमेजिन करवाता हूं ये एनर्जी स्टोर करने का क्या मतलब है। इमेजिन करें मेरे पास इंडक्टर के साथ एक डीसी सोर्स अटैच है। जैसे ही डीसी सोर्स इससे कनेक्ट होगा और सर्किट कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे एक करंट जो है वो इंडक्टर में से फ्लो करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, इस करंट के गुजरने के साथ साथ इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चाह रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा है कि करंट जिस डायरेक्शन में अभी चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते रहें। यानी ये चाहता है करंट को कंटिन्यू करवाना, करंट को जिस डायरेक्शन में, जिस मैग्नीट्यूड से करंट जा रहा है, कोशिश करना कि वो उसी मैग्नीट्यूड से उसी डायरेक्शन में जाता रहे। ये जो इंडक्टर की ख्वाहिश है
जो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर प्रोड्यूस होगी है, ये क्या रंग लाएगी कि अगर मैं बैटरी हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो उसका वो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी चार्जेस को उसी डायरेक्शन में चलाता रहेगा और हमारे पास बैटरी के ना होने के बावजूद हमारे पास एक करंट चलता रहेगा। तो अगर ये करंट हमें मिल रहा है बैटरी के ना होने के बावजूद, तो इसका मतलब है इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी और फिर हमारे पास इंडक्टर ने वही एनर्जी हमें चार्जेस को फ्लो करवा के वापस दे दी। इसको एक और तरह से भी देखा जा सकता है कि आपने डीसी सोर्स लगाया, जब करंट जा रहा था और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था तो हम कहेंगे इंडक्टर चार्ज हो रहा है, दिस इज द चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। और फिर जब हमारे पास हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो बैटरी के डिस्कनेक्ट होने की वजह से चार्जेस का फिर से उसी डायरेक्शन में चलते रहना, क्योंकि इंडक्टर चाहता है कि करंट उसी डायरेक्शन में जाता रहे, इसे हम कहते हैं इंडक्टर की डिस्चार्जिंग, के इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इंडक्टर की ख्वाहिश हमने देखी, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है जो ये चाहता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस मैग्नीट्यूड से, उस डायरेक्शन में वो जाता रहे उसी मैग्नीट्यूड से, यानी कि करंट को फ्लो करवाते रहना, ये इंडक्टर का काम है। तो यहां से हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली बात को ही हम यूं भी लिख सकते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपोजेज चेंज इन करंट। अच्छा, ये बात आपकी बुक ने मेंशन भी हुई है कि हमारे पास इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज को अपोज करता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका वही मतलब है, अगर हमारे पास करंट जो है वो 3 एम्पेयर पास कर रहा था कॉइल के अंदर से, तो जैसे ही मैंने बैटरी हटाई तो थोड़ी देर के लिए इंडक्टर ने 3 एम्पेयर का करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करवाने की कोशिश की। यानी इंडक्टर क्या चाह रहा है? इंडक्टर ये चाह रहा है कि 3 एम्पेयर का करंट चलता रहे, कम ना हो। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। वो चाहता है 3 एम्पेयर रहे और जितनी उसमें ताकत है उतनी देर वो उसको रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिकली इंडक्टर का थोड़ा सा तारुफ। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन उसकी एनर्जी स्टोर करना ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है। अब स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम क्या है आज का आर्टिकल? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। तो हमारे पास डायग्राम के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ एक अदद इंडक्टर जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है वो होगा। और हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी सर्किट में, चैप्टर नंबर 16 में कोई भी सर्किट पढ़ेंगे, हमारा काम एक ही होगा और वो काम क्या होगा? टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने ये देखना है कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है। क्या वो फेज में है, यानी इन फेज है? क्या वो आउट ऑफ फेज है? क्या वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है? क्या करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है? ये सारी बातें हम लोगों ने देखनी है और इसको मैं एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि इस एक्सप्लेनेशन को हम दो तरह से लेकर चल सकते हैं। यानी करंट वोल्टेज के साथ क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, फेज में है। ये देखने के दो तरीके हैं, लॉजिकली और मैथमेटिकली। पहले मैं आपको लॉजिकली इमेजिन करवाता हूं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि हमारे पास एक बैटरी के साथ इंडक्टर लगा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर उसमें से करंट पास कर रहा है तो इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि चार्ज जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर जाते रहें, यानी कि करंट अपने आप को चेंज ना करे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं आपके पास वोल्टेज सोर्स हटा दूंगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्जेस को फिर भी उसी डायरेक्शन में मूव करवाता रहेगा, यानी कि हमें करंट मिलेगा इवन जबकि वोल्टेज मौजूद नहीं होगी। स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो डीसी है ना। आप कहेंगे कि सर आज का आर्टिकल हमारा जो है वो डायरेक्ट करंट को डिस्कस करना तो नहीं है, बल्कि आज का हमारा आर्टिकल जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जो इस इंडक्टर से अटैच है। अगर हमारे पास ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को आप नहीं जानते तो मैं एक सेकंड में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये है अपर पोर्शन ऑफ द ग्राफ और ये है लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ। अपर पोर्शन का मतलब है कि हमारे पास इस दौरानिया में जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव रहेगा और टर्मिनल बी जो है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही ग्राफ का ये वाला पोर्शन आएगा तो
तो हमारे पास जो टर्मिनल ए है जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी टर्मिनल्स जो है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करते रहते हैं। अगर थोड़ी देर में ए पॉजिटिव है तो थोड़ी देर बाद ए नेगेटिव हो जाएगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। यही काम बी के साथ होगा। यानी अगर आपको मैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के तहत दिखाऊं तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे ये वोल्टेज जो है वो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे पोलैरिटी जो है वो आपके पास रिवर्स होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसलिए इसको हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का नाम दिया। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है ये वाला पॉइंट। जैसे ये वाला पॉइंट अचीव होगा तो आप देख रहे हैं ये वाला वो पॉइंट है जो ना पॉजिटिव हाफ साइकिल का पार्ट है ना नेगेटिव हाफ साइकिल का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे हमारे पास वोल्टेज जीरो है। और वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब है इस वक्त ना ए टर्मिनल पॉजिटिव है ना बी टर्मिनल पॉजिटिव है, यानी कि वोल्टेज मिल ही नहीं रही इस लम्हे के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इस लम्हे आप यूं समझ लो जैसे एसी सोर्स लगा ही नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सारी कहानियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया पहले, लेकिन सम टाइम बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर पर आते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो स्टूडेंट्स जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आप देखेंगे तो हमारे पास काफी ज्यादा करंट जो है वो इंडक्टर में से बह रहा होगा और इंडक्टर में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर हो चुका होगा। लेकिन जैसे ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर वोल्टेज एक लम्हे के लिए जीरो हो जाएगी तो आप देखेंगे वोल्टेज जब जीरो हो जाएगी आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा ही नहीं हुआ। जब वोल्टेज सोर्स नहीं लगा होगा क्योंकि इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर ली और वो क्या चाहता है कि करंट जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में जाता रहे। तो इस लम्हे आप देखेंगे करंट बह रहा होगा। यानी ये अजीब बात है कि वोल्टेज सोर्स आप यूं समझे है ही नहीं, यानी वोल्टेज इज जीरो और करंट इज मैक्सिमम। तो ये अजीब बात आप लोगों ने देखी इंडक्टर के अंदर कि इंडक्टर में अगर हम लॉजिकली देखें जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सेप्चुअली सिर्फ देख लें, मैथमेटिक्स को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखा जिस लम्हे वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जीरो होता है उस लम्हे क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की होती है तो वो बहुत डिस्चार्ज होता है और करंट मैक्सिमम होता है। आप इसका ऑपोजिट भी सपोज कर सकते हैं, जिस लम्हे वोल्टेज मैक्सिमम होगी उस लम्हे करंट जीरो होगा। तो यहां से हम लोगों को एक बात तो पता चल रही है कि इंडक्टर के अंदर रेजिस्टर जैसी सिंपल बातें नहीं है। रेजिस्टर के अंदर क्या होता था, जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना करंट बढ़ता है। जब वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। लेकिन इंडक्टर के केस में अभी तक मुझे इतना जरूर पता चल गया कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन सिंपल नहीं है बल्कि बड़ा कंप्लेक्स सा रिलेशन है। जिस लम्हे वोल्टेज जीरो होती है करंट उस लम्हे मैक्सिमम हो चुका होता है। इसी तरह से उल्ट कह सकते हैं, जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम होगी करंट उस लम्हे जीरो हो चुका होगा। लेकिन क्या ये जो बात मैंने आपको दिखाई है, कॉन्सेप्चुअली समझाई है, क्या मैथमेटिक्स भी इसको सेकंड कर रही है? यानी क्या मैथमेटिक्स भी इसके साथ साथ चल रही है? क्या वो भी यही बात कर रही है? ये अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। जरा इमेजिन करें, क्योंकि इंडक्टर पढ़ रहे हैं तो इंडक्टर की इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी और इंडक्टर की इक्वेशन है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होती है L del I ओवर डेल टी। ये इक्वेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, ये तो चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था जब मैंने बेसिक सर्किट एलिमेंट्स का आर्टिकल जो है वो डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वो ईएमएफ है जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ इंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। याद रखिएगा कि अगर इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है, और वो तो है ही नेग्लिजिबल, तो जितनी ईएमएफ इसकी होगी उतनी ही वोल्टेज इसकी होगी। यानी वोल्टेज सोर्स सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर वोल्टेज देगा। कब? इफ रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। और क्या आज इंडक्टर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने थिक कॉपर वायर ली थी। बहुत मोटी कॉपर वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं फिर V इज इक्वल टू, क्योंकि ईएमएफ है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, L del I ओवर del T। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। इस इक्वेशन में सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो हमारे पास रह जाएगा V, और अब इक्वालिटी का साइन तो नहीं आ सकता, अब आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और साथ आगे क्या रह गया, डेल I ओवर डेल T। तो स्टूडेंट्स ये है वो इक्वेशन जिस पर हम सारी मैथमेटिक्स करेंगे। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए कि ये इक्वेशन क्या कह रही है। एक आम बंदे के लिए इक्वेशन क्या कह रही है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स में यूं कहते हैं कि यहां से हमें क्या सीखने को मिला, दैट वोल्टेज इज proportional to slope of current। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ज्यादा डेप्थ मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी। आज हम लेक्चर को उतना ज्यादा तवील नहीं करेंगे, तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ करंट। वोल्टेज का ताल्लुक स्लोप ऑफ करंट से है। ये क्या है, डेल आई ओवर डेल टी। क्या है ये स्लोप ऑफ करंट है। तो अगर मेरे पास किसी तरह से करंट की स्लोप आ जाए, तो जो करंट की स्लोप होगी वही वोल्टेज होगी। लेकिन उसके लिए तो पहले मेरे पास करंट का ग्राफ हो ना, करंट का ग्राफ होगा तो मैं उसकी स्लोप निकालूंगा। तो स्टूडेंट्स, करंट आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सा करंट प्रोड्यूस करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है। तो मैं यहां पर आपके सामने पहले ही ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बना देता हूं। तो ये जो रेड में मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने, ये किसको शो कर रहा है, ये करंट को शो कर रहा है। मैं इसको पॉइंट ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ नाम दे देता हूं। अब स्टूडेंट्स, करंट का ग्राफ मेरे पास आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है करंट कैसा होगा, करंट तो साइनोसॉइडल होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अब वोल्टेज मैंने निकालना है, क्योंकि आज का काम क्या है, किसी भी सर्किट को एनालाइज करने में हम लोगों ने क्या करना होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन तो तब फाइंड आउट होगा जब वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। करंट तो है लेकिन वोल्टेज नहीं है अभी मेरे पास। तो वोल्टेज कैसे निकालूंगा, वोल्टेज करंट की स्लोप के बराबर आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास करंट की स्लोप आ जाए तो फिर मेरे पास वोल्टेज भी आ सकती है। अब करंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्लोप का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी आसान बात यह है कि स्लोप का सबसे आसान कॉन्सेप्ट यह है कि आप देखें किसी चीज पर चढ़ना कितना आसान या कितना मुश्किल है। जरा इमेजिन करें, 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। एक शख्स इस जगह पर चल रहा है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इस पे तो चढ़ाई है ही नहीं ना, तो हम कहेंगे यहां पर स्लोप 0 है। और फिर इसी तरह से अगर आप एक शख्स को इस पॉइंट पर देखें तो आप देखेंगे यार यहां पर उसको थोड़ा बहुत चलना मुश्किल हो रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर स्लोप है, पॉजिटिव है, क्योंकि चढ़ाई है तो पॉजिटिव है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी चढ़ लेगा आराम से, तो हम कहेंगे यहां पर स्लोप कम है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम ये वाला सिनेरियो लें तो आप देखेंगे यहां पर वो चढ़ाई भी है तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं कि चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी है और हाई भी है, क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल है इस पे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप चढ़ाई की बजाय अगर ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें आप देखेंगे एक शख्स नीचे उतर रहा है, तो अब आप कहेंगे स्लोप नेगेटिव है। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखें कि किसी चीज पर चढ़ना कितना मुश्किल है, तो जितना ज्यादा मुश्किल उतनी स्लोप ज्यादा, जितना आसान उतनी स्लोप कम, और अगर चढ़ाई है ही नहीं तो फिर चढ़ना बिल्कुल ही आसान होगा, फिर हम कहेंगे स्लोप 0 है। अब स्टूडेंट्स, ये सारी बात को मैं यहां पर कैसे अप्लाई करूं, ये देखिए, ये है हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। इस ग्राफ को जरा इमेजिन करें और इसमें पॉइंट ए को देखें। स्टूडेंट्स, पॉइंट ए पर आप देखना चाहते हैं, ये करंट का ग्राफ है, पॉइंट ए पर आप करंट के ग्राफ की स्लोप निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास करंट के ग्राफ की स्लोप आ गई तो फिर समझे मेरे पास वोल्टेज आ गया। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, इस पॉइंट ओ पर अब कैसे निकालें स्लोप ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स जरा यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। जब आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट पर अगर आप गौर से देखें तो वही सिनेरियो इमेजिन करें कि यहां पर आप चढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, यानी चढ़ाई बहुत ज्यादा है ये, और जब चढ़ना बहुत मुश्किल होगा तो हम कहेंगे स्लोप बहुत ज्यादा होगी, यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगी। हालांकि करंट क्या है इस पॉइंट पर, करंट 0 है, लेकिन करंट की स्लोप क्या आ रही है, करंट की स्लोप मैक्सिमम आ रही है। तो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट ओ मैंने भी आपके सामने स्टडी किया, एट ओ क्या देखा हम लोगों ने, एट ओ हमारे पास स्लोप ऑफ करंट क्या होगी, इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर यहां पर स्लोप ऑफ करंट मैक्सिमम है, मैं यहां करंट की स्लोप अगर ड्रॉ करूं तो मैंने क्या बताया, पॉइंट ओ पर
हालांकि करंट जीरो है लेकिन करंट की स्लोप बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं यहां एक पॉइंट आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये ब्लू पॉइंट क्या बता रहा है? ये ब्लू पॉइंट बता रहा है कि ये करंट की स्लोप को जाहिर किया इस पॉइंट के ऊपर, स्लोप ऑफ करंट। तो रेड वाला ग्राफ करंट का ग्राफ है और ब्लू जो डॉट्स में लगाऊंगा वो बेसिकली करंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करें। तो जब करंट जीरो तो करंट की स्लोप बहुत ज्यादा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा इमेजिन करें पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का जो पोर्शन है सारा, अब यहां पर मैंने स्लोप को स्टडी करना है। मैं यहां पर आपके सामने 3 टेंजेंट्स ड्रॉ कर देता हूं। पहले टेंजेंट को अगर आप गौर से देखें तो आप देख रहे हैं कि यहां चढ़ना पड़ेगा और चढ़ना पड़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो आप देख रहे हैं चढ़ाई काफी ज्यादा है तो स्लोप पॉजिटिव है और हाई है। इससे अगला अगर पॉइंट आप देखें नेक्स्ट टेंजेंट, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि चढ़ाई तो है तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन पहले के मुकाबले में चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आसान है क्योंकि चढ़ाई थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहां स्लोप पॉजिटिव है लेकिन स्लोप थोड़ी सी कम हुई है। और फिर जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां तो स्लोप लिटरली जीरो हो गई है क्योंकि यहां तो चढ़ाई है ही नहीं, यहां तो कोई मुश्किल ही नहीं आएगी क्योंकि चढ़ना ही नहीं है यहां पर, यहां तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर स्लोप जीरो आ गई। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करूं तो देखें यहां स्लोप हाई थी, फिर यहां कम हुई और फिर यहां स्लोप जीरो हो गई। पॉजिटिव ही रही हर जगह लेकिन मुसलसल स्लोप पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक कम हो रही है। पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। तो फ्रॉम ओ टू ए मैंने क्या सीखा? फ्रॉम ओ टू ए मैंने देखा कि स्लोप ऑफ करंट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, चढ़ाई आसान होती जा रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, ओ से ए तक करंट तो बढ़ रहा है लेकिन स्लोप को इमेजिन करें तो स्लोप तो कम हो रही है। तो स्लोप मुसलसल कम हो रही है और जब इस पॉइंट पर पहुंचे थे स्लोप, आपको याद है स्लोप जो है वो जीरो हो गई थी। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें हमारे पास ये जो कर्व का पोर्शन ए से बी है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं और उन पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप वही पॉइंट ए देखें तो पॉइंट ए पर तो आप लोग जानते हैं स्लोप जीरो है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो अब चढ़ाई नहीं है बल्कि उतराई है, अब नीचे आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें जो फर्स्ट टेंजेंट है तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो शख्स नीचे तो आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा उतराई नहीं है तो वो आराम आराम से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है लेकिन कम है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन कम है। उसके बाद हमारे पास अगर आप दूसरे टेंजेंट को देखें तो वहां पर भी उतराई है, स्लोप नेगेटिव है, लेकिन स्लोप नेगेटिव होने के साथ साथ आप देख रहे हैं उतराई काफी ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव लेकिन ज्यादा है। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का पोर्शन अगर हम देखें तो स्लोप की सूरत हाल यह है कि स्लोप शुरू में जीरो थी और आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। तो देखें ग्राफ के ऊपर इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्लोप यहां जीरो हो चुकी थी ना, अब स्लोप ने नेगेटिव में बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेगेटिव में बढ़ी स्लोप, तो स्लोप का ग्राफ जो है वो करंट के ग्राफ से हटकर चल रहा है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी स्लोप बढ़ रही है, लेकिन कहां बढ़ रही है? इंक्रीजिंग नेगेटिवली, नेगेटिव में बढ़ रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग नेगेटिवली। अब स्टूडेंट्स मजीद पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं करते। अगर आपके पास ये करवा गई, अब आप इसको खुद ही मजीद आगे ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि ये भी हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव आ गई जिसको मैं पी क्यू आर एस टी और इस तरह से नाम दे देता हूं। स्टूडेंट्स ये ब्लू ग्राफ किस चीज की है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लू ग्राफ करंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। ब्लू ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट की स्लोप को। लेकिन करंट की स्लोप तो वोल्टेज होती है। तो इसका मतलब अब मैं आपके सामने कह देता हूं कि एक्चुअली जो ब्लू ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा आप लोगों ने किस चालाकी से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज करते हुए
करंट की ग्राफ से वोल्टेज का ग्राफ निकाल लिया और उसकी वजह बनी हमारी ये इंफॉर्मेशन कि वोल्टेज और करंट का एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ करंट। तो मैंने पहले करंट की स्लोप का ग्राफ निकाला और जैसे करंट की स्लोप का ग्राफ निकल आया तो मैंने उसको नाम दे दिया ये तो वोल्टेज का ग्राफ है, क्योंकि मैं पहले ही ये बता चुका था आपको। अब इस ग्राफ में अच्छी बात क्या है कि ये ग्राफ मेरे पास करंट भी रखता है और वोल्टेज भी रखता है, और किसी भी सर्किट को स्टडी करने के लिए हमारा एम क्या होता है, हमारा मकसद क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन अंडरस्टैंड करना। तो वोल्टेज भी है करंट भी है तो रिलेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जरा इमेजिन करें, यही ग्राफ जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया, इसको इमेजिन करें तो अगर आप गौर से देखें इस पॉइंट पर करंट जीरो है स्टूडेंट्स। अगर इस पॉइंट पर करंट जीरो है तो वोल्टेज पर एक नजर डालिए, वोल्टेज इस वक्त मैक्सिमम पर पहुंची हुई है, यानी व्हेन करंट इज जीरो वोल्टेज इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और इस पर हैरान ना हो, यह बात लॉजिकली और कंसेप्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हेन करंट इज जीरो वोल्टेज इज मैक्सिमम, व्हेन वोल्टेज इज जीरो करंट इज मैक्सिमम। ये दोनों बातें आप यहां टैली कर सकते हैं। ये जो ग्राफ आया आपके पास, इस ग्राफ में व्हेन करंट इज जीरो वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड व्हेन करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज इज जीरो। और यही दो बातें मैंने आप लोगों को चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से पहले ही बताई है। कैपेसिटर में भी मैंने ऐसे ही किया था। कैपेसिटर में भी मैंने आपको बताया था कि करंट और वोल्टेज को पहले हम कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली देखा था और रिजल्ट तो सेम आना ही था, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो कंक्लूजन क्या सीखा हम लोगों ने? कंक्लूजन ये हुआ कि इन ए प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, एक प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट अगर हमारे पास हो तो उसमें हम क्या कह सकते हैं ना, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट वोल्टेज लीड्स, आगे चल रहा है ना, क्योंकि करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम पर है तो वोल्टेज आगे चल रहा है, तो वोल्टेज लीड्स करंट। और अगर हम ये कह दें वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं और करंट पीछे चल रहा है, यानी कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। लेकिन कितना आगे कितना पीछे? देखिए ये जीरो पर है करंट, करंट जीरो पर कब होगा? जब थीटा जीरो। और वोल्टेज मैक्सिमम पर है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? थीटा 90 हो, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। करंट जीरो पर है तो हम थीटा जीरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है, जीरो का मतलब मिनिमम। तो इसका मतलब जब करंट मिनिमम है वोल्टेज मैक्सिमम है तो हम कहेंगे कितना आगे चल रहा है? जब इसका फेज 0 डिग्री था तो इसका फेज 90 डिग्री है, यानी डिफरेंस कितना हुआ? 90 डिग्री का। तो लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम रेडियंस में पाई बाय 2 रेडियन कहते हैं, ये आप सबको पता ही है। अब स्टूडेंट्स ये बात कि ये वोल्टेज मैक्सिमम, तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, मैंने अल्फाजों में भी बयान कर दिया, लिख कर बता दिया कि अगर आपने बताना हो कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को तो ऐसे। लेकिन अगर आपने वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप कैसे बताएंगे? यही इंफॉर्मेशन जो मैंने ग्राफ से बताई और मैंने कंक्लूजन में बताई, और फिर आप चाहते हैं कि उसको वेक्टर की फॉर्म में बताएं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? यह है हमारे पास रेड वाला ग्राफ करंट का। इस पॉइंट पर करंट जीरो है, जिस पॉइंट पर करंट जीरो हो तो हम उसका जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ये चीजें हम पहले डिस्कस करके आए हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर करंट जीरो है उस पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम पर है, और वोल्टेज मैक्सिमम पर होने का मतलब है कि हम उसमें 90 डिग्री का लीड कर रहा है, तो हम अपने वेक्टर को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारे पास वही इंफॉर्मेशन जो ये बता रहा है ग्राफ की फॉर्म में, अल्फाजों में मैं बता रहा हूं, और यहां पर मैं वेक्टर की फॉर्म में बता रहा हूं कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये असल में जब हम वोल्टेज और करंट के एरोज बनाते हैं तो अगर वो फेज में वोल्टेज और करंट हो तो हम एरोज पैरेलल बनाते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज लीड कर रहा होगा तो मैं उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा उतने डिग्री जितने डिग्री से वो लीड कर रहा है। यहां 90 से कर रहा है तो मैं उसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, और अब ये बन गया वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। स्टूडेंट्स
ये तो हमारे पास लेक्चर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोगों ने ये पता लगाया कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है। कुछ मजीद चीजें हैं जो आप लोगों की बुक ने डिस्कस की हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको मजीद चीजें बताने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर जाऊं, आप लोगों ने देखा कि करंट और वोल्टेज का ये जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यहां पर इस तरह से बताया, ग्राफ पर अल्फाजों में इस तरह से बयान किया, वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से बताया। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर्किट में फिजिकली ये कैसा दिखेगा, तो याद रखिएगा फिजिकली कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और एक इंडक्टर उसके साथ अटैच हो और मैं वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर और करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक एमीटर लगाऊं, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास करंट और वोल्टेज के मीटर्स पर उनकी जो नीडल्स की मूवमेंट है, अगर वो एनालॉग मीटर्स हैं, और अगर आप इसको किसी भी पॉइंट पर रोकें तो आप देखेंगे जिस लम्हे वोल्ट मीटर पर 0 रीडिंग आ रही है उस लम्हे करंट पर मैक्सिमम आ रही है। और फिर आप इसको चलने दें तो फिर अगर आप कहीं पर और रोकें तो आपको पता चलेगा जिस लम्हे करंट पर 0 आ रहा है उस वक्त वोल्टेज पर मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं मजीद क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर सर्किट एलिमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, करंट को कुछ ना कुछ अपोज जरूर करता है। लेकिन हर ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो ऑपोजिशन है जो रेजिस्टर देता है करंट को रोकने के लिए। रेजिस्टर जो ऑपोजिशन देता है, जो मुखालफत करता है, उसको सिर्फ रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर मेरे पास एक इंडक्टर हो तो इंडक्टर भी करंट को रोकने की कोशिश करेगा। इंडक्टर करंट को जितना अपोज करेगा उसको मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, उसकी ऑपोजिशन के लिए मेरे पास एक खास नाम है और वो नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस की यहीं से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, और वो क्या है? इट इज द ऑपोजिशन, ये वो रुकावट है जो कौन डालता है? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। किसको ये रुकावट करेगा जी? किसकी मुखालफत करेगा? टू फ्लो ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। दूसरी बात याद रखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है XL। तीसरी बात याद रखिएगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट, भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? ऑपोजिशन है, रुकावट है जो करंट को देते हैं, और करंट को जो रुकावट देते हैं उसको हम हमेशा ओहम्स में मेजर करते हैं। तो यू लिख लें या यू लिख लें उसका सिंबल। तो याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसका यूनिट ओहम होगा। अब नेक्स्ट चीज, फॉर्मूला। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है XL बराबर है, अब XL कैसे निकालेंगे? देखें, ओहम्स लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा। ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू I R, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं, ये क्या है? ऑपोजिशन, रुकावट करंट की। करंट को कितनी रुकावट होगी डिपेंड करता है ऊपर क्या चीज आ रही है? वोल्ट्स। नीचे क्या आ रहा है? करंट। तो अगर मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास उस सर्किट में करंट के लिए जितनी भी मुखालफत है वो आ जाएगी, ऑपोजिशन। तो यहां पर इंडक्टर की ऑपोजिशन ही निकालनी है ना। तो एक तरीका क्या है? इंडक्टर की ऑपोजिशन कैसे निकाली जा सकती है? उस सर्किट में जितनी वोल्टेज होगी और जितना करंट होगा उसको डिवाइड कर दें। लेकिन ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट लेना है तो कौन सी वोल्टेज लेंगे हम? RMS वोल्टेज। और कौन सा करंट लेंगे हम? RMS करंट लेंगे। रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही ओहम्स लॉ को लिखने का अंदाज है इंडक्टर के लिए। और फिर स्टूडेंट्स, इसका ये तो जनरल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला को हम यूं भी लिख सकते हैं XL, ये डेरिवेशन में आपको नहीं करवाऊंगा, सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं। किसके बराबर होता है? XL 2 पाई FL। और ये F क्या है? इसके बारे में जान लें। ये F है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है वो 1 सेकंड में एक दफा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। जब वो 1 सेकंड में एक दफा पोलैरिटी चेंज करेगा तो आपको वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो तो इसका मतलब मेरा जो सोर्स है वो अपने टर्मिनल्स को, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी को 1 सेकंड में 2 दफा चेंज करेगा। अब आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये।
और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हर्ट्ज है तो अब आप देखेंगे कि वो 1 सेकंड में 3 दफा स्विच करेगा टर्मिनल्स को, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। और आमतौर पर हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है या 60 हर्ट्ज होती है। तो अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो तो आप देखें आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी तेजी से चेंज हो रहे होंगे टर्मिनल्स की पोलैरिटी। अब स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी को तो आप लोगों ने समझ लिया। यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल रही है, और वो ये बात है कि जो ऑपोजिशन है करंट को, वो डिपेंड कर रही है किस पर। थोड़ी देर के लिए 2 पाई और एल कांस्टेंट्स हैं, इनको हटा दे तो फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सोर्स की, उतनी ऑपोजिशन ज्यादा होगी। और जब ऑपोजिशन ज्यादा होगी तो ऑपोजिशन किसको है? करंट को अपोज कर रहे हैं, तो करंट उतना कम हो जाएगा। आइए इसको एक आम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक एसी सर्किट है जिसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन एक बल्ब भी लगा हुआ है। इस एसी की इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है। तो आप देख रहे हैं बल्ब जो है वो फुल ब्राइटनेस पर ग्लो कर रहा है, उसमें से एक खास अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, सपोज करें 3 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि जब हम इस एसी सोर्स की बजाय एक एसी सोर्स लगा दे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सपोज करें 10 हर्ट्ज है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, डबल कर दी हमने फ्रीक्वेंसी, तो हमने देखा कि करंट अब हमारे पास सिर्फ 1.5 एम्पीयर पास करना शुरू हो गया और जो बल्ब है उसका ग्लो कम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी एसी जो है इंडक्टर ने ज्यादा अपोज किया, और जब उसने ज्यादा अपोज किया तो उसका नतीजा यह निकला कि कम करंट सर्किट में फ्लो कर पा रहा है और हमारे पास जो बल्ब है वो फुल ब्राइटनेस से ग्लो नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इंडक्टर उतना ज्यादा अपोज करेगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी इंडक्टर उतना कम अपोज करेगा। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को मजीद बढ़ा दूं तो आप देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी मजीद बढ़ जाएगी फिर सोर्स की, तो बल्ब का ग्लो और कम हो जाएगा। इसका मतलब अपोजिशन करंट को बहुत ज्यादा देना शुरू कर दी इंडक्टर ने। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूं तो आप देखेंगे करंट बढ़ जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन कम हो जाएगी। इमेजिन करें अगर मैं यहां डीसी लगा दूं तो डीसी का क्या होता है? डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है, यानी ये तो पोलैरिटी चेंज करेगा ही नहीं। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पोलैरिटी चेंज करने की? 1 सेकंड में ये एक दफा भी नहीं चेंज करेगा, यानी 0 दफा चेंज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो गई। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी तो आप देखेंगे कि इंडक्टर इसको बिल्कुल अपोज नहीं करेगा और बहुत ज्यादा करंट जो है वो बल्ब में से पास करेगा। तो इसका मतलब एक डीसी के लिए इंडक्टर कोई अपोजिशन नहीं देता। ठीक है जी, तो याद रखिए यहां से हमने क्या देखा, अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल 0 यानी ऑपोजिशन 0। तो ऑपोजिशन किसकी 0 होती है? जो कंडक्टर होता है। तो याद रखिएगा फॉर डीसी इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, फुल कंडक्टर बन जाएगा। और याद रखिएगा इंडक्टर अपोजेस, रुकावट डालेगा किसको? अपोजेस हाई फ्रीक्वेंसी एसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसी होगा उतना उसको ज्यादा अपोज करेगा, जितना कम होगा उतना कम अपोज करेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है जैसे डीसी की होती है फिर अपोज ही नहीं करेगा, और क्या बन जाएगा? कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है? जो अपोज नहीं करता, करंट को जाने देता है। अब स्टूडेंट्स, आखिरी बात है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन समझने के लिए जो मैंने ग्राफ आप लोगों के सामने पहले ड्रॉ किया है, जिसमें हमारे पास करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से और वोल्टेज का ग्राफ 90 डिग्री लीड करने की वजह से कुछ इस तरह से है। इस ग्राफ के स्टूडेंट्स आइए 4 हिस्से कर देते हैं। वही हिस्से मैंने आपके सामने यहां पर भी एक्सप्लेन किए, तो ये 4 हिस्से मैंने आपके सामने किए, वहां पर भी मैंने 4 हिस्से कर दिए। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि पावर क्या होती है। पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। एक बात याद रखिएगा, पावर अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि पावर खर्च हुई है, पावर डिसिपेट हुई है। और अगर हमारे पास पावर नेगेटिव आए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर जो है वो हमें मिली है, हमारी खर्च नहीं हुई बल्कि हमें मिली हुई है। तो अब स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, अगर आप ये जो पहला पोर्शन मैंने आपको ग्राफ का दिखाया, 4 हिस्से किए हम लोगों ने। पहला पोर्शन जो अगर आप गौर से देखें तो ये है 0 लाइन हमारी। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज का जो ग्राफ है वो भी 0 से ऊपर है और करंट का ग्राफ भी 0 से ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव हुए। अब वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव आई। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव आई। इसका मतलब है फर्स्ट हाफ में आपकी पावर कंज्यूम हुई, खर्च हुई। अब स्टूडेंट्स अगर आप सेकंड पोर्शन देखें तो सेकंड पोर्शन में आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि जो करंट है वो 0 लाइन से ऊपर ही है, लेकिन वोल्टेज 0 लाइन से नीचे चली गई है। इसका मतलब वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है। और पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर तो नेगेटिव आएगा ना। इसका मतलब सेकंड जो क्वार्टर है उसमें आप देखेंगे जो पावर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर खर्च नहीं हुई बल्कि पावर आपको मिली। और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा इंडक्टर की एक खास बात है, वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जब वो एनर्जी स्टोर करेगा तो वो वापस आपको एनर्जी देगा। तो ये वो साइकिल है, साइकिल का वो हिस्सा है जिसमें एनर्जी आपको मिलेगी, तो आपकी तो नहीं खर्च होगी। इसे हम पावर नेगेटिव तस्वर करते हैं, इमेजिन करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये जो थर्ड पोर्शन है इसमें क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखें थर्ड पोर्शन में ये हमारी जीरो लाइन है। अब मजे की बात है कि वोल्टेज भी नेगेटिव में है क्योंकि नीचे है, करंट भी नेगेटिव में है क्योंकि नीचे है। पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव ही आई। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर पावर पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वार्टर में देखें तो आपका जो वोल्टेज है अब वो जीरो लाइन से ऊपर है तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट जीरो लाइन से नीचे है तो वो करंट नेगेटिव, और पावर में जब आप करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, और पावर नेगेटिव आ गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फर्स्ट क्वार्टर में आपकी पावर कंज्यूम हुई, सेकंड में आपको पावर मिल गई, थर्ड में आपकी पावर कंज्यूम हुई, फोर्थ में आपको पावर मिल गई। तो ओवरऑल जितनी पावर फर्स्ट में खर्च हुई उतनी पावर सेकंड में मिल गई, जितनी थर्ड में खर्च हुई उतनी फोर्थ में मिल गई। तो इसका मतलब हमारी जो पावर कंजम्पशन है पूरे साइकिल की अगर हम देखें नेट पावर, तो याद रखिएगा नो डिसिपेशन। इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्योर इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन यहां पर ये भी सोच लें कि प्योर इंडक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता। प्योर इंडक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी में ही इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी इंडक्टर है वो किसी ना किसी वायर से बने होंगे और उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लाजमी होगी। तो इसका मतलब प्योर इंडक्टर तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये बात ट्रू है। और याद रखिएगा इस वजह से ये जो हमारे पास सर्किट है इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसको एक और नाम देते हैं और वो नाम है वॉटलेस सर्किट। वॉटलेस सर्किट, वॉट क्या है? पावर का यूनिट है, वॉटलेस नो पावर इज यूज्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपकी बुक ने ये जो पावर डिसिपेशन है ये लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, लेकिन वहां बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक होगी बुक से, और वो मिस्टेक ये है कि अगर आप यहां पर गौर से देखें तो वो कह रहा है सेकंड क्वार्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा सेकंड क्वार्टर ये है और सेकंड क्वार्टर में करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, छोटी सी मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।